हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अभी थंबनेल देख रहे होंगे एनसीईआरटी सत्याग्रह बैच। एनसीईआरटी सत्याग्रह बैच हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बस 1-2 रोज़ में स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का आखिर महत्व क्या है, क्या उपयोगिता है कमीशन की दुनिया में। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ऑल ओवर जितने भी हिंदी भाषी स्टेट लेवल का जो पीसीएस है उसके लिए क्या उपयोगिता है। इतना ही नहीं, जीएस में इसकी क्या भूमिका है। जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी लोग यही बात कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। आखिर एनसीईआरटी में ऐसा क्या पावर है? क्या जितने सीनियर भी लोगों से जाइए पूछिए कि हम यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, हम बीपीएससी से शिक्षक बनना चाहते हैं, दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, हम कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ से प्रारंभ करें? वो लोग भी बताएंगे। वो लोग भी सलाह और मशवरा अच्छा देते हैं, है ना। सलाह और मशवरा अच्छा देते हैं। वो भी कहेंगे कि एनसीईआरटी से प्रारंभ करो, 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे नीम हकीम हैं, है ना, जिनसे आप पूछते हैं और आप फंस जाते हैं। सलाह मशवरा उन्हीं लोगों से लीजिए, है ना, जिनमें वो बात हो। अब आप सोच रहे हैं कैसे होगा। हम लोग सब पे बात करेंगे, आज पूरे डिटेल्स में बात करेंगे एनसीईआरटी की उपयोगिता। हम आखिर एनसीईआरटी सत्याग्रह बैच क्यों चला रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, है ना। गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज का ज़माना बिल्कुल बदल गया है। अगर फल की चिंता नहीं करिएगा तो कर्म करने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग बेनिफिट देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा समझ में आ जाए फिर कर्म करने में मज़ा आता है ना। जैसे हम आपको बता रहे थे कि अगर सलाह किससे लेना चाहिए, 2 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला, आप अपने मित्रों में जाकर के बोलिए कि भाई हमको महीना का कम से कम 10 लाख रुपए कमाना है। थोड़ा सा, है ना, सुन लीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा। हमको महीना का मंथली 10 लाख रुपए कमाना है। आपका दोस्त यही बात सोचेगा कि लगता है कि इसका दिमाग थोड़ा सा घसक गया है ना। उसको लगेगा कि अब ये इसका काम तमाम है। भरा बोला बहुत सारी बातें आपको कह देगा, निगेटिव ही बता देगा, है ना। लेकिन यही बात टाटा के परिवार में जाकर के बोलिए, अंबानी के परिवार में बोलिए, है ना, डालमिया के परिवार में बोलिए कि हमको महीना का 10 लाख रुपए कमाना है। वो तुरंत समझ जाएगा कि बंदा 10 लाख रुपए कमा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपसे कहीं ज़्यादा वो पैसे कमा रहा है। इसलिए उसको भरोसा, विश्वास हो जाएगा कि आप, है ना, कमा सकते हैं, कमा लीजिएगा। एक सवाल 2 लोगों से आपने पूछा, एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने जीवन में 500 रुपये कमा नहीं सकते, माँ बाप के 5,000 रुपये पे पलते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, भरण पोषण उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है। दूसरा, आप उनसे सवाल पूछते हैं जो लोग ऑलरेडी सफल हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए फ्री में सलाह देने वालों की कमी नहीं है इस धरती पर, और ख़ास करके हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो एनसीईआरटी सत्याग्रह बैच में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिट का। इसका फ़ायदा क्या होगा। एनसीईआरटी के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। एनसीईआरटी के बारे में आपको पता होगा, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आखिर है क्या। इसमें बहुत सारे लोगों का ब्रेन है, यह एक स्वायत्त संस्था है।
क्यों कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए, हमको क्या फ़ायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का? तो सबसे पहले अगर हम लोग फ़ायदा की बात करें यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फ़ायदा देखिए क्या है, बेनिफिट क्या हो जाता है। सबसे पहला, सब्जेक्ट के प्रति जो आपका समझ है, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के प्रति जो आपका समझ है, सब्जेक्ट के प्रति जो समझ है वो विकसित होगा। आपके सब्जेक्ट के प्रति समझ जो है, यह समझ क्या होगा, विकसित होगा। दूसरा फायदा होगा, सब्जेक्ट का जो जानकारी है वो व्यापक रूप में होना शुरू हो जाएगा। व्यापकता आती है इससे व्यापकता आती है। अक्सर लोग कहता है कि यूपीसी और बीपीसी के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप बौद्धिक होने लगते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, है ना। कभी कभी आप सोचते हैं किसी खूबसूरत लड़की से जब भी आपको मौका मिले बात करने का, तो बात करने के बाद आप कितने दिनों तक ख्यालों में डूबे रहते हैं। वो ख्याल जो आपके दिमाग में जो इमेज की तरह बना रहा है ना। अगर प्रेम प्रसंग में अगर आप चले जा रहे हैं तो 1 घंटा बात करने के बाद आप मोबाइल रख दीजिए तो 4 घंटा सोचते हैं। आपके दिमाग में एक फिल्म बन रहा है, आपके दिमाग में उसके प्रति आपका जो सोच है, इमेज बन रहा है, और वो सब इमेज जो है ना, वो सब जो इमेज है यहाँ पर बनेगा, और ये इमेज आपका खुद का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट के प्रति आपको तार्किकता होना सिखाता है या एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का महत्व यही है। एनसीईआरटी यहाँ पर, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है सटीक डाटा। यहाँ पर आपको, है ना, सटीक डाटा मिलता है। सपोज दैट अगर मानते हैं कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीपीएससी के एग्ज़ाम में किसी प्रश्न का उत्तर जो है आयोग के द्वारा गलत दे दिया जाता है, फिर आप चैलेंज करते हैं, बीपीएससी को चैलेंज करते हैं। बीपीएससी बहुत उदार संस्था है, बहुत ज़्यादा उदार संस्था। वो अधिकतर वही काम करता है जो विद्यार्थी कहते हैं। उदारता का परिचय देता और कहता है कि ठीक है, अगर हमारा आंसर गलत है तो सोर्स लेकर के आओ। सोर्स में क्या मांगता है, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी में आंसर आपके अनुसार सही है और आयोग के अनुसार गलत है तो आयोग इस पर विचार करता है और एनसीईआरटी के डाटा को ही मानता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, सटीक हमें डाटा की जानकारी होती है यहाँ पर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो हो जाता है बेसिक, है ना, बेसिक नॉलेज की प्राप्ति होती है। बेसिक नॉलेज हमको प्राप्त होता है। नींव अगर आपका मजबूत ना हो तो फिर उस पर इमारत बनाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मकान का अगर नींव मजबूत हो तो 2 मंजिला 5 मंजिला आप बना सकते हैं, कोई डर कोई भय नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है किसका, एनसीईआरटी का। आज के ज़माने में गधा की तरह पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी एनसीईआरटी बखूबी आपको सिखाता है। इसमें वो दम है, उसमें वो पावर है। एनसीईआरटी में कितना बड़ा पावर है इस बात को समझिए। एनसीईआरटी में इतना पावर है कि लोगों को आईएएस बनाता है, लोगों को आईपीएस बनाता है, लोगों को एसडीएम बनाता है, लोगों को डीएसपी बनाता है, लोगों को दरोगा बनाता है, लोगों को क्या नहीं बनाता। एनसीईआरटी में इतनी ताकत है, इतना पावर है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी आईएएस का टॉपर्स भी होते हैं और नहीं पढ़ने वाले भी टॉपर्स होते हैं। दोनों में फ़र्क है जो हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत पावर है। तो ये हम लोग अभी कर रहे थे, ये सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, ये बेनिफिट होता है। और इसका जो फ़ायदा है हम किस तरीके से
दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि एनसीईआरटी है ना कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, हम लोग इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, नोट में आपको हम बता दें, है ना, नोट में हम आपको बता दें, नोट में हम आपको बता दें कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सार नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सार नहीं पढ़िएगा। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सार नहीं पढ़िएगा। अगर एक बार में कोई भी कंपटीशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का सार जो है, सार यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कभी कभी, क्या सर बिना एनसीईआरटी पढ़े क्या हम बीपीएससी में ऑफिसर नहीं बन सकते? क्या हम यूपीएससी फाइट नहीं कर सकते? क्या हम किसी कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत ऐसा उदाहरण है जो बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए लोग एसडीएम बने हैं, डीएसपी बने हैं, आईएएस बने हैं। और बहुत ऐसा उदाहरण है कि एनसीईआरटी पढ़ करके लोग टॉपर भी हुए हैं। लेकिन किन के लिए? अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझे तो सही रहेगा, है ना। जरूरी है, किन के लिए जरूरी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के विद्यार्थी का कितना अच्छा बैकग्राउंड है ये आप भी जानते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का एकेडमिक कितना बेहतर है ये आप भी जानते हैं। इसलिए उनका एकेडमी अच्छा नहीं है, उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी जो है ये पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो विद्यार्थी का एकेडमी बचपन से ही अच्छा हो, जो विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, जो विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ता हो, जो विद्यार्थी जामिया मिलिया में पढ़ता हो, जो विद्यार्थी बीएचयू में पढ़ता हो, उसको क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी वहीं पे सब कुछ करवा दिया जाता है। ऑलरेडी उसको इतना बेसिक जानकारी उसके पास है, इतना एडवांस जानकारी है, उसका एकेडमी इतना अच्छा है, विद्वान वहाँ पे रहते हैं, पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको क्या ज़रूरत है? और जो एनसीईआरटी के राइटर है वो खुद वहाँ पर पढ़ाते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ेगा? इसीलिए फ़र्क पड़ता है दोनों विद्यार्थी में। जिसका बैकग्राउंड अच्छा है उसको ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 90% विद्यार्थी ऐसे हैं, 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनको ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना और एससीईआरटी पढ़ना, बहुत ज़रूरी है। और बिना एनसीईआरटी पढ़े कल्याण भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कल्याण, है ना, आना ही पड़ेगा। आप भले शुरुआती में आसमान में जितना उड़ना है उड़ लीजिए, क्या आसमान में जितना उड़ना है उड़ लीजिए, आपको एक दिन ज़मीन पर आना ही पड़ेगा। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता, है ना, इसके बिना क्या कल्याण नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पढ़े कैसे। आप हमारे यहाँ आए हैं, है ना, अगर आप एनसीईआरटी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरा जिम्मेदारी होता है वो सारा चीज़ें सिखाना, जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे। कैसे पढ़ा जाए, किस तरह पढ़ा जाए, है ना, कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला याद रखिएगा, एनसीईआरटी अगर आपने प्रारंभ किया, शुरुआत किया, पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला काम बोल करके पढ़िएगा। बोल कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोल कर पढ़ने से बोलना आप सीख जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या किस बात का है? अभी भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनको लिखना तो दूर की बात है, बोलना नहीं आता, क्योंकि उनके पास शब्दों का संग्रह नहीं है, शब्द की जानकारी नहीं है, उनके पास शब्द की जानकारी नहीं है।
और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी शब्दों को अगर आप अंगीकार कर लिए, उसको अगर आप आत्मर्पित कर लिए, तो यकीन मानिए उन शब्दों का इस्तेमाल अगर बार बार आप करते हैं तो निश्चित तौर पे लिखने में भी उस शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक बार में फाइट करने का ये तरीका है, बाकी तो बहुत सारा टाइम लगता है, लगाने वाले लगाते हैं। अभी बहुत सारे पटना में विद्यार्थी हैं, दिल्ली में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका पूरा बाल झड़ गया है, पढ़ते पढ़ते बाल झड़ा लिए हैं। अपने जीवन की सबसे कीमती समय वो लुटाए हैं। यह हमारे भारत का सबसे कीमती संसाधन है। सरकारी नौकरी के चक्कर में उनकी पूरी जवानी खत्म हो जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं एक बार में कंप्लीट करने का कुछ तरीका होता है, कुछ टेक्निक होता है। और दूसरा काम जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ लिए और पढ़ने के बाद जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका छपाई करिए, है ना। छपाई जो है हम लोग बचपन में किया करते थे। जब हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते थे तो हमारे जो गुरु थे हिंदी साहित्य के, बहुत ही महान शिक्षक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, बहुत बड़ा इस हिंदुस्तान के जाने माने एक शिक्षक थे। वो बोलते थे कि कम से कम एनसीईआरटी को आज जो भी पढ़ रहा है उसको देख करके लिखो। छपाई लिखने से आप देखिएगा, जो शब्द को आप गलती करते हैं अगर उसको 10 बार सही तरीके से उसको छपाई नहीं करिए तो गलती आपका ज़िंदगी बन जाता है। शुद्धि अशुद्धिकरण, छपाई करने से आपको क्या यहाँ पर आएगा। छपाई अगर आप करते हैं तो इस छपाई से फ़ायदा देखिए, एनसीईआरटी को देख करके लिखना। देख करके लिखने से सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपका जो शब्द है, शब्द आप संग्रहित कर लेते हैं। दूसरा फायदा आपको होगा छपाई करने से, शुद्धिकरण आती है। शुद्धिकरण जो बीपीएससी और यूपीएससी कहता है कि हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनको लिखने ही नहीं आता। हिंदी भाषी के विद्यार्थियों को यूपीएससी और बीपीएससी क्या कहता है? कहता है कि उनको लिखने ही नहीं आता। शुद्धिकरण अशुद्धिकरण में उनको अंतर ही समझ में नहीं आता। लेटर अगर बोल दीजिए, इसी वजह से, यही तो वजह था कि बीपीएससी ने कहा कि अब इस बार जो मेंस में एग्ज़ाम होगा हिंदी का, है ना, वो पहले की अपेक्षा अब टफ पूछा जाएगा, क्योंकि उनको अब डिमांड है कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो शुद्धिकरण अशुद्धिकरण अच्छे तरीके से, है ना, व्याकरण की जानकारी रखता हो। तो ये शुद्धिकरण हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस छपाई करने से, वो है लेखन कला। लेखन कला यूपीएससी के मेंस में और बीपीएससी के मेंस में आके रह गया, जिसको लिखने आ गया वही कंप्लीट करेगा। लेखन कला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये लेखन कला एक दिन में नहीं आती, 2 दिन में नहीं आती, 1 महीना में आप सोचते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आता है। कैसे आएगा? लेखन कला जो है आखिर, है ना, कैसे आएगा? तो ज़रा सोच के देखिएगा। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसका मेंस में ही, है ना, अगर आपको लिखने नहीं आ रहा है तो कमी यहाँ पर सबसे ज़्यादा खलेगा। और उस समय आपको एहसास भी हो जाएगा, फील कर लेंगे कि हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे लिखना नहीं आ रहा है। लिखना इतना आसान काम थोड़ी है, पढ़ना आसान काम है। जितना भी विद्यार्थी 5 लाख जो विद्यार्थी बैठेगा सब पढ़ रहा होगा बीपीएससी के लिए, कितना विद्यार्थी होगा जो लिख भी रहा होगा? पढ़ना और लिखना दोनों बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग करते हैं वही कंप्लीट करते हैं। फाइटर कौन होता है? फाइटर आखिर होता कौन है? क्या कौन फाइटर होता है? लेखन कला कहा जाता है, कला, लेखन कला, है ना, इतना आसानी से नहीं आता है ना। उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, यहाँ थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ाते समय कहीं भी आप जाते हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, अपनी तरीके से अपनी बातें कहते हैं।
कुछ टीचर और कुछ जो सीनियर भी कुछ विद्यार्थी हैं सिर्फ यही बात करते हैं कि भाई तुम पीटी के लिए, है ना, और मेंस के लिए सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ना बोलते हैं, उसका नोट्स बनाना नहीं बोलते, उसका नोट्स बनाना नहीं बोलते। बोलते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट में मेरे संस्था के द्वारा बहुत बेहतर, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया गया है, सिर्फ पढ़ो और नोट्स हमसे लेकर के, है ना, पढ़ लेना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको हम बताते हैं, जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं तो आपकी ताकत ही उस समय आपका साथ देता है। दुनिया में कोई व्यक्ति आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपके माँ बाप, आपके भाई बहन उस वक्त आपके साथ खड़े होते हैं। शायद इस बात से आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी फाइटर होते हैं, जितने भी कमीशन को फाइट करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका खुद का नोट्स होता है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके टेबल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ा होगा। इसीलिए मेरा कहना है ना, हम आपको बताना चाह रहे हैं, मेरा जहाँ तक कहना है, अगर पीटी के लिए आप नोट्स नहीं बनाएंगे, पीटी का अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो यूपीएससी के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्नों का जो चैलेंज दिया जाता है आपको, आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। पीटी में जो नया नया प्रश्न बनाया जाता है, जो कॉन्सेप्ट लेवल का जो प्रश्न बनता है, उस प्रश्नों को हल करने में बड़ा मुश्किल आपको होगा अगर आपने नोट्स खुद से बनाना नहीं सीखा तो। और दूसरी बात हम लोग यहाँ पर मेंस का कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, पीटी में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, पीटी में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, और लिखना कम है, लिखना कम है। मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप मेंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पढ़ना कम है, पढ़ना क्या है, कम है, और लिखना ज़्यादा है। यहाँ पर लिखना ज़्यादा है, दोनों का डिमांड अलग है। और ये सब चीज़ें कब आएगा, जब आप नोट्स बनाएंगे। इस नोट्स का ये फ़ायदा है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत भारी होता है, और सारे शिक्षकों, सारे इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है कि विद्यार्थी इस काम से हमेशा डरते हैं, हमेशा उनके दिमाग में बहुत बड़ा बोझ लगता है। इसलिए तो उनका बाज़ार भी चलता है ना, मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़। एनसीईआरटी का सार अगर आ जाए तो फटाफट मार्केट में बिक जाता है। लोगों को लगता है, सभी लोगों को क्या है, जल्दी में नौकरी चाहिए, जल्दी में चाहिए, जल्दी के चक्कर में 10 साल लग जाता है। सही तरीके से काम नहीं करने के वजह से ऐसा होता है। आप देखते होंगे, आपके अगल बगल में बहुत सारे ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ विद्यार्थी भी, बिल्कुल हमारे उम्र से बड़े उम्र वाले भी लोग आकर के हमारे क्लास में बैठते हैं। फिर हम सोचते हैं कि बताइए, जब हम पहली बार एक आईएएस एकेडमी में पढ़ाने गए तो हमको अजीब सा लगा। हमको लगा कि बताइए कितनी समस्या यहाँ पर है, बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या खुद के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया। माहौल ही उनको ऐसा नहीं मिला, गाइडलाइन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, ना कोई संस्था ऐसा मिला। उनके दोस्त भी हैं, उनके मित्र भी हैं, तो इस तरह से उनको गाइड नहीं कर पाए। ये तब आता है ना, जब आप बालों में कंघी लगाने लायक नहीं होते हैं, तब ये अनुभव जो है आपको प्राप्त होता है। वो अनुभव आपको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मुझे यहाँ तक समझ रहे हैं, है ना। कुछ लोग क्या करता है कि दूसरे के अनुभव से समझ जाते हो, होशियार होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जब तक ठेस नहीं लगता पैर में, जब तक उनका पैर घायल नहीं होता, तब तक उनकी समझदारी नहीं आती है। दो तरह के लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर पीटी में या मेंस में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पीटी में पढ़ना ज़्यादा होता है, 12 से 14 घंटा पढ़ना ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा पढ़िए, और यही टाइम अगर 14 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 14 घंटा आपको लिखना होगा। 10 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो 10 घंटा आपको लिखना होगा।
पढ़ना आसान है, लिखना मुश्किल है। सारे विद्यार्थी अभी किताब में, नोट्स में डूबे होंगे, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। बाद में वही चीज़ें मेंस में भी आते हैं तो लोग यही काम करते हैं, जिसकी वजह से 95-90% विद्यार्थी फाइट नहीं कर पाते, और यहाँ पे 10% जो सीट के अनुसार होता है वही लोग फाइट करते हैं। ये चीज़ें हो जाता है किस में, है ना, NCERT में, यहाँ पर हो जाता है। NCERT पढ़ने वाला विद्यार्थी के पास दो चीज़ें हो जाती है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी, जो चैलेंज पूछा जाता है BPSC और UPSC, लोग कहता है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया। फिर बाद में शिक्षक बताते हैं कि अरे सब तो NCERT में लिखा हुआ था, तब उनको एहसास होता है ओह NCERT हमको पढ़ के जाना चाहिए था। अगर NCERT का अध्ययन करके जाते तो वाकई में इस प्रश्नों को हम गलत करके नहीं आते, है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करें NCERT सत्याग्रह बैच से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप तो मेरे पास फ़ायदा के लिए ही आए हैं। हम आपको ज्ञानी नहीं बना सकते हैं, न पटना में न दिल्ली में बैठा हुआ बड़ा बड़ा जो संस्था है ना आपको ज्ञानी बनाएगा, नहीं बनाएगा। इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना हम में है ना उन लोगों में है। ये जो योग्यता है, ये जो गुण है, ये हम लोगों में नहीं है आपको विद्वान बनाने का, आपको ज्ञानी बनाने का। ये बड़े बड़े प्रोफेसर का काम है, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं उनका काम है। आप यहाँ पे नौकरी लेने के लिए हमसे जुड़े हैं, आप यहाँ पर BPSC फाइट करना चाहते हैं, BPSC में शिक्षक बनना चाहते हैं, दारोगा बनना चाहते हैं, है ना, CGL फाइट करना चाहते हैं, UPSC फाइट करना चाहते हैं, आप इसके लिए जुड़े हैं। आपको ज्ञान से क्या मतलब है। अभी सामाजिक जो दौर चल रहा है, जिस अर्थव्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, उसमें ज्ञान के चक्कर में कौन पड़ता है। अभी तो सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए क्या आखिर हमें इस NCERT सत्याग्रह बैच से हमें क्या फ़ायदा होगा। हम लोग इस फ़ायदा की बात करें जो हम आपको कराने जा रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला आयोग के द्वारा, चाहे वो BPSC हो सिविल सर्विस, या BPSC में बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हम कह रहे हैं, दारोगा का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के कह रहे हैं। सबसे पहला जो कठिन प्रश्न पूछा जाता है, जो आम स्टूडेंट नहीं बना पाता, वो आप बनाने की कैपेसिटी रखेंगे। कठिन प्रश्न आपसे बनेगा, यानी कि BPSC के द्वारा और SSC के द्वारा, जो बिहार सरकार की जो है, या कोई भी उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी हो, जितना भी चैलेंजिंग प्रश्न अगर बनाता है तो NCERT पढ़ने वाला विद्यार्थी उसे पूरा करेगा, इसकी गारंटी है। दूसरा जो फ़ायदा आपका है, BPSC में या किसी भी कंपटीशन में जो स्कोर होता है, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वही कंपटीशन को फाइट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्कोर बढ़ाने पे काम करेंगे। स्कोर कैसे बढ़ेगा, आपके GS में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आपका जो प्रश्न है यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ये, जब भी आप MCQ करेंगे, जब भी आप टेस्ट प्रैक्टिस सेट जब आप बनाएंगे, तो वहाँ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा अक्सर क्या होता है कि जो आप प्रैक्टिस सेट अगर अभी बना रहे हैं, अगर आपको 70 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बढ़ जाएगा, नहीं तो 5 घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस बेनिफिट पे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। और जितना भी स्टेट लेवल का जो PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ख़ास करके कहते हैं कि मेरा GS अच्छा नहीं है, GS यहाँ पर सबसे बेहतर हो जाएगा, जनरल स्टडीज़। और आज के समय में जनरल स्टडीज़ पर ही, चाहे वो दारोगा का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे BPSC का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में जो भी PCS का एग्ज़ाम है, झारखंड PCS का एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश PCS का एग्ज़ाम है, राजस्थान PCS का एग्ज़ाम है, और UPSC का अगर एग्ज़ाम है, तो GS पर ही डिपेंड होता है, और GS पर ही आपकी
रिजल्ट होती है और यहाँ पर सरकारी जो नौकरी है यही जीएस पर ही टिका हुआ रहता है। इसलिए जीएस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्यों ना हम लोग सही तरीके से इसको करें। और हम लोग 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हम अभी 1 और 2 रोज़ में क्लास स्टार्ट होगा और वो भी 6 क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 10+2 तक स्टार्ट करेंगे, है ना। और कोशिश रहेगा जल्दी कवर करने का। और हमारे यहाँ अभी SCERT जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं वो SCERT की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर दोनों बैच अगर आप पढ़ते हैं तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और हम लोग ये सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार। और यहाँ पे सारे SCERT और सिर्फ NCERT ही कराए जाएंगे। SCERT और NCERT ही आपको यहाँ पे टोटल मिलेगा। कहीं भी किसी भी जगह सारे सब्जेक्ट को कराया नहीं गया है, लेकिन मैंने ठाना है कि यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट कराएंगे। NCERT का 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक, और NCERT का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग 6 से स्टार्ट कर दिए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करिए, है ना। थोड़ा ज़्यादा संख्या में अगर आते हैं विद्यार्थी तो फिर बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।